को आंदोलन किया है और अनेकों चिट्ठी पंपलेट लिटरेचर निकाला, लेकिन संजोग से अधिकतर गल गया, दीमक लग गया, इससे नष्ट हो गया। तो एक साथी जिनका नाम विश्वनाथ चरमसी है, विश्वनाथ चरमसी ना, किधर गए बाबू? देखिए बहादुर लड़का, इनको हम धन्यवाद देते हैं कि इनके पास जो हम पत्र लिखे हैं 1999 में, वो भी चिट्ठी हमको इधर दिखाई चला, 1999 में लिखे हैं, 2003 में लिखे हैं, 2007 में लिखे हैं। ये चिट्ठी इनके पास बचा के रखे। तो मेरा अनुभव दूसरा यही है कि अगर आपके पास कुछ है, हम 3-4 संगठन चलाते रहे हैं। एक चरमसी चेतना मंच, दूसरा अत्यंत पिछड़ा चेतना मंच, तीसरा सामाजिक न्याय समता आंदोलन, चौथा कर्पूरी फाउंडेशन और पांचवा जो पार्टी में हम रहे उस पार्टी के तरफ से भी लिखते हैं। तो अगर कुछ भी है तो लाइए हमको एक किताब, क्योंकि 25 वर्ष पूरा होने जा रहा है मंच का, तो हम चाहते हैं कि मंच की तरफ से वो एक बुकलेट छपा जाए। लेकिन यदि पानी पीना बंद कीजिए, वो आ रहा है शरबत नहीं बंद करो अब, और नहीं तो फिर शोर बोल होगा तो फिर तो मैं अब बोलना शुरू करता हूँ। बोलिए जरासंध महाराज की जय, जरासंध महाराज की जय, माता जरा देवी की जय, माता जरा देवी की जय, चरमसी चेतना मंच जिंदाबाद, चरमसी चेतना मंच जिंदाबाद, चरमसी समाज जिंदाबाद। बिहार के अध्यक्ष और इस कार्यशाला के अध्यक्ष भाई जीत कुमार चरमसी जी, चरमसी चेतना मंच के राष्ट्रीय महामंत्री भाई सुभाष प्रसाद चरमसी जी, दूसरे महामंत्री भाई सुबोध कुमार वर्मा जी, यहाँ पर काफी क्रियाशील साथी भाई जेपी चरमसी जी, भाई शेषनाथ चरमसी जी, भाई मानस चंद्र सेतु जी, भाई पप्पू कुमार चरमसी जी, भाई सुधीर प्रसाद चरमसी जी, जो सभी हमारे पदाधिकारी हैं, भाई पवन कुमार चरमसी जी, अखिलेश प्रसाद चरमसी जी, सुधीर जी का हो गया, और हमारे अन्य जो भी नाम छूटा तो क्षमा कीजिएगा, बहुत से नाम हम जानते हैं। हम मनोज हैं, विनोद हैं, रंजीत हैं, जितेंद्र हैं, और जिले से आए हुए हमारे बहुत सारे अध्यक्ष हैं, जैसे हरिहर बाबू हैं, समस्तीपुर के चंदन कुमार हैं, नवादा के विनोद जी हैं, रंजीत जी हैं, ये सभी औरंगाबाद के हैं, और जहानाबाद के रंजन जी हैं। तो सारे हमारे आगंतुक साथी, हमारे सभी हमारे लिए सम्मानित हैं। मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी चुनाव का वक्त है और चुनाव में हम लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन चरमसी समाज में जो व्यापक जोश देख रहे हैं उसमें संगठन को सक्रिय करना आवश्यक हो गया था। संगठन को आवश्यक हो गया था, इसीलिए संगठन को हर चुनाव रोका नहीं जा सकता था संगठन का, और इसीलिए लगातार कार्य चल रहे हैं। और चलते हुए कार्यक्रम के बीच में ही और तेजी आवे, इसीलिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। अब चूंकि कार्यशाला बहुत दिनों के बाद हो रही है, तो साथियों की राय थी कि एक बार जो हम लोगों का एजेंडा है, हम लोग का जो कार्यक्रम है, हम लोग की जो नीतियां हैं, उन नीतियों से आपको अवगत कराया जाए, क्योंकि
बहुत सारे नए साथी जुटे हैं जिन्हें हमारी नीतियों के बारे में, हमारे विचारों के बारे में जानकारी नहीं है। और जो पुराने भी हैं उनको हो सकता है कि यादाश्त में नीचे चला गया हो, तो उनको फिर से रिन्यू करना आवश्यक है। इसीलिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। तो मित्रों, हम चंद्रवंशी हैं और चंद्रवंशी समाज का इतिहास काफी गौरवशाली है। महाभारत काल में हमारी जड़ें हैं। हम महाराज जरासंध जी के वंशज हैं। इतना कुछ होने के बावजूद हम आज दीनहीन अवस्था में, आज हम दीनहीन अवस्था में हैं। क्यों है? इस पर विचार करना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए कि हम दीनहीन अवस्था में क्यों हैं। आखिर जो भारत है, भारत तो सांस्कृतिक रूप से सदैव एक रहा है, एक विशाल देश है, महान देश है। और अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और हिमालय से लेकर लंका तक भारत एक रहा। और इसकी संस्कृति थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलाया, जापान, ये सारा जो देश का नाम सुन रहे हैं, ये सारे भारतीय संस्कृति, जो हिंदू संस्कृति है, उससे प्रभावित रहे हैं। हम सांस्कृतिक रूप से बड़े ही आगे रहे। लेकिन जिस रूप में आज भारत को देख रहे हैं, एक बड़ा देश जो क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, बहुत बहुत प्राचीन काल में ऐसा एक नहीं था। खंड खंड में बटा हुआ था, खंड खंड में बटा हुआ था। कहीं मगध राज है तो मगध का सीमा गंगा के इस तरफ से काशी तक था। फिर आगे काशी राज आ गया, फिर छोटा सा कोसल राज आ गया, फिर मथुरा राज आ गया, उड़ीसा में कलिंग राज आ गया। इधर जाएंगे मुंगेर में जाएंगे तो अंग राज आ गया। इसी तरह से गंगा के उस तरफ जाइए तो बजीसठ आ गया। यानी कि भारत देश भौगोलिक रूप से एक था, लेकिन राजनीतिक रूप से एक नहीं था। क्या अंतर हुआ? भारत जितना बड़ा है उतना बड़ा पहले से रहा, बल्कि पहले इससे भी बड़ा था, लेकिन राजनीतिक रूप से किसी एक राजा के अधीन यह नहीं था। और राजनीतिक एकता का पहला प्रयास किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम हमारे पूर्वज महाराज जरासंध जी महाराज हैं। भारत को राजनीतिक रूप में, एक राजनीतिक रूप में बांधने का प्रयास पहली बार महाराज जरासंध ने की। बहुत गंभीर बात। आप अशोक का नाम सुनते हैं, सम्राट अशोक का, सम्राट चंद्रगुप्त का नाम सुनते हैं, या बाद में औरंगजेब भी बहुत बड़ा राज्य बनाया। लेकिन ये लोग तो इतिहास में हुए हैं। कोई 500 साल पहले हुआ, कोई 2500 साल पहले हुआ, लेकिन 5000 साल पहले अगर हिंदुस्तान को राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया तो उसका नाम मगध सम्राट जरासंध जी महाराज है। और इसीलिए आप जो सुनते हैं कि अखाड़ा में उनको मारा गया, इसीलिए इसी क्रम में उनकी हत्या हुई। जरासंध जी महाराज को जैसा टीवी वाला देखा था, टीवी वाला एक राक्षस के रूप में देखा था। राक्षस नहीं थे, राक्षस इसलिए नहीं थे, आप समझिए कि जब कंस उनका दामाद था, कंस जिसकी हत्या कृष्ण भगवान ने की, तो कंस जरासंध जी महाराज का दामाद और कंस था मामा श्री कृष्ण का। तो कृष्ण जी जरासंध जी के नाती हुए, तो नाना राक्षस होगा और नाती भगवान होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। जो होगा से एक होगा, या तो भगवान दोनों थे या राक्षस दोनों थे। तो क्या था? झगड़ा दो संस्कृतियों का था, दो विचारधारा का था। अभी विचारधारा की लड़ाई नहीं है क्या? विचारधारा की लड़ाई है हर राष्ट्र में। अभी देख लेते कि भारतीय जनता पार्टी भी एक धारा है, कांग्रेस पार्टी भी एक धारा है। कोई एक राक्षस थोड़ी है, अरे दोनों पार्टी आदमी है, लेकिन दोनों के विचार में फर्क है। बिहार में देखिए तो भाजपा भी है, जदयू भी है, राजद भी है। किसी को राक्षस कहना या उसी तरह बता दें
कि जो कम्युनिस्ट पार्टी या जो अम्बेडकरवादी यह कहते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, वो आपको दिग्भ्रमित करते हैं। इसी शास्त्र में ये कहीं लिखा है कि जरासंध जी राक्षस थे। ये टीवी वाला और सीरियल वाला ऐसा तो कर देता है। जब हत्या जरासंध जी का हुआ महाभारत में, तो दोनों तरफ भीम उसको फेंका और वो हा कर रहा था। ये इमेज टीवी वाला बना दिया, शास्त्रों में नहीं है। लेकिन हमारे लोग कब जानते हैं तो शास्त्रों पर गुस्सा करते हैं। तो जरासंध जी महाराज भारत को एक करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जरासंध जी एक बड़े ही प्रतापी राजा थे, तो भारत को एक करने चले थे। तो एक कैसे होता, यहाँ तो सैकड़ों हजारों की संख्या में राजा थे। तो जब तक उन राजाओं को जीत के अधीन नहीं करते तब तक एक तो होता नहीं। आखिर हराइए कि नहीं, या तो प्रेम से निष्ठता होती है या त्याग से निष्ठता होती है। आप सब लोग भी त्याग से काम करता है या फिर आप उसको कुछ भाव दीजिए या प्रेम के लिए तब काम करता है। तो जरासंध जी ने कोशिश करना शुरू किया कि भारत को एक किया जाए। और इधर उसी समय जो हस्तिनापुर था उसका राज बढ़ करके इंद्रप्रस्थ बन गया था युधिष्ठिर का राज। युधिष्ठिर के भी मन में आया कि हम भी भारत को एक करें। तो उसने भी यज्ञ करना शुरू किया, राजसूय यज्ञ। इनको भी करना था यज्ञ। इसका वर्णन नहीं है कि कौन यज्ञ करते, तो हम समझते हैं कि राजसूय यज्ञ भी करने वाले थे। और दूसरा युधिष्ठिर को भी करना था। तो महाभारत के जानते हैं कि पांडवों के सबसे बड़े शुभचिंतक कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान से राय ली गई, बड़ा बढ़िया से सुनिएगा, पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसी चलवाइए खूब बढ़िया से। कहे कि जरा सुन लीजिए कहानी वाली, दूसरे को कहना होगा, नेता लोग यहाँ आए। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से कहा कि हमें एक राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होना चाहते हैं। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि यह सपना आपका जरासंध जी तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मगध के सम्राट जरासंध जी पर आप नियंत्रण नहीं करते। तो कहे कि ठीक है, हमारे पास तो भीम अर्जुन जैसा महायोद्धा है, हम लड़ेंगे। कहे कि नहीं, कितना ही बड़ा हो, अगर भारत की सारी सेना एक तरफ हो जाए सभी राजाओं की, तो भी प्रत्यक्ष युद्ध में, आमने सामने के युद्ध में जरासंध जी को कोई पराजित नहीं कर सकता। खुद कृष्ण भगवान बहुत बार भाग चुके थे उनसे। यहाँ तक भागना पड़ा कि जरासंध जी का अटैक जब मथुरा तक होता था तो बार बार उनको भागना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि भाई बार बार यहाँ मथुरा में झंझट होता है, पूरा मथुरे छोड़ के, मैंने उत्तर प्रदेश छोड़ के गुजरात चले गए। कृष्ण भगवान दूर चले गए। इसीलिए कृष्ण भगवान का नाम है रणछोड़ दास। कृष्ण का नाम है रणछोड़ दास। तो हम लोगों से वो प्रत्यक्ष युद्ध में हारने वाले नहीं हैं। तब क्या किया जाए? तो कहे कि चलिए ब्राह्मण वेश में वो भीम जरा मजबूत हैं, उनसे मल युद्ध की मांग किया जाए। तो लोग भेष बदल के ब्राह्मण का भेष बना करके आए और राजगीर के दरबार में हाजिर हुए। तो पहला नजर में जरासंध जी पहचान नहीं पाए और कोई बोला कि क्या है ब्राह्मण, क्या चाहिए? तीनों ब्राह्मण वेश में गए थे। तो कृष्ण ने कहा कि हमको दक्षिणा चाहिए। बोला कि क्या दक्षिणा चाहिए? तो बोला कि दक्षिणा के रूप में हमको मल युद्ध चाहिए। तब जरासंध जी का माथा ठनका के कि पंडित जी युद्ध करने की मांग कर रहा कौन है? तब गौर से देखे तो कहे कि ओ तुम छलिया, इसलिए कृष्ण को छलिया भी कहा जाता कि तुम तो कृष्ण हो, तुमको पहचान गए। और ये जो दोनों भीम अर्जुन है इसको जब पहचान गए। तो मल युद्ध कौन करेगा हमसे? मल युद्ध हमसे कौन करेगा? जान गए हैं जरासंध जी कि मल युद्ध कौन करेगा, पूछ रहे हैं। तुम तो करोगे नहीं, तुमको तो 20 बार हाथों को अपने 20 नहीं 14 बार हरा चुके हैं, तुम तो कर नहीं सकते। ये जो अर्जुन है बहुत नाजुक है, ये हमसे लड़ नहीं सकेगा। ये जो तगड़ा सा दिख रहा है हट्टा कट्टा, ये थोड़ा देर हमको थक सकता है, तो हम इससे मजबूत करेंगे। और मजबूत में उतरने के पहले जरासंध जी ने अपने बेटा सहदेव को
गद्दी पर बिठा दिया और मंच में उतरे और 17 दिन तक युद्ध होता रहा, लेकिन कोई हार जीत नहीं हुई। तब कृष्ण भगवान ने वही अपना रणनीति अपनाया। उनको जो कि जन्म की कथा जो है उसके अनुसार 2 जोड़ा से उनको जोड़ा गया था, तो उन्होंने इशारा किया और 2 तरह से उनको बीच से भीम ने मार दिया और इस तरह से उनकी हत्या हुई छल से। तो इतना प्रतापी राजा, मेरा कहने का मतलब इतना प्रतापी राजा कि हम वंशज हैं, हम कहते हैं कि हम वंशज हैं, तो इतना प्रतापी राजा के हम वंशज हैं, जिसको हराने के लिए भारत के जो देवता हैं, भगवान हैं, उनको खुद यहाँ आना पड़ा। और हमारी आबादी भी कम नहीं, आबादी भी कम नहीं। हम अभी जो गणना हुआ है उस जनगणना के अनुसार, अभी जो रिसर्च हुआ है, पहले की जनगणना के अनुसार तो हम 3% हैं, लेकिन इस जनगणना में अब सही या गलत 1.2% को माना गया, तो 2.25% है। तो 2.25% भी कम नहीं है। हम लोगों से ज्यादा 10-15 जाति ही ऐसा है जिसकी जनगणना हमसे ज्यादा, और 2.25% है अगर, और बिहार की आबादी 12 करोड़ है, तो 12 अगर 2 आता था 24 करोड़ हमारा आबादी होता है, 24 लाख हमारा आबादी होता, तो 20 लाख तो हमारी आबादी है। अब 20 लाख आबादी में 2.5 लाख का एक आदमी वोटर चुना जाता, 1 लाख 2 लाख का 2.5 लाख का, तो 5-7 MLA हमारा होना चाहिए। हम मोटा मोटी यही बता रहे हैं, कभी जरूर से इसको करके हम बता रहे हैं, लेकिन हमारा एक दुका प्रेम कुमार है और जरासंध जी के हम वंशज है, यानी कि राजनीति पर हमारा कब्जा था, राजनीति पर कब्जा था। उस समय राजनीति का जो मानदंड था, भुजाओं के सहारे जो लड़ते थे और जितना जमीन जीता उतना का राजा बना, और अधिक जीता तो महाराजा बना, और जीता तो सम्राट बना, और जीता तो चक्रवर्ती बना। और हम राजनीति से दूर हो गए, हम राजनीति से दूर हो गए, हम भूल गए कि हम राजवंश हैं। तो हमारी स्थिति से सुधार कैसे आवे, इसके लिए अखिल भारतीय जनवंशी महासभा, अखिल भारतीय जनवंशी क्षत्रिय महासभा हमारे नायकों ने 1906 में बनाया। कब बनाया? 1906 में, आज से 118 साल पहले। 118 साल पहले हमारे लोगों ने सोचा कि हमारा जो गौरवशाली अतीत है उसको हम कैसे वापस लाएं। कोई महान पुरुष थे, उन्होंने अखिल भारतीय जनवंशी क्षत्रिय महासभा कहा, उन्होंने जो हमारी दीनहीन अवस्था थी उसके खिलाफ कहा कि हम शुद्ध नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने कहा। आज के जो स्थिति है उससे बहुत खराब स्थिति उस समय होगी 100 साल पहले। तो उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। हमारे पुरुषों ने कहा, हमारे नायकों ने कहा, देखिए जो मनुवाद है, मनुवाद में कहा गया है कि ब्राह्मण ऐसा नाम रखे जिससे विद्वता का बोध हो, क्षत्रिय ऐसा नाम रखे जिससे वीरता का बोध हो, जैसे महामहोपाध्याय मतलब ब्राह्मण लोग ऐसा रखे, पंडित राम शर्मा आचार्य ऐसा नाम रखे, क्षत्रिय ऐसा नाम रखे महाराणा प्रताप, वीर बहादुर सिंह, इस तरह का नाम रखे जिससे वीरता का बोध हो, और वैश्य ऐसा नाम रखे कि जिससे धन धाना का वो, हमरमल कामरवाल साहब, मोटा भाई छोटा भाई से महासेठ, इस तरह का नाम रखो। शूद्र ऐसा नाम रखे जिससे दीनता का बोध, हीनता का बोध हो। सुमरी, बुधरी, मंगरी, मंगला, गमना, रमुआ, समुआ, इस तरह का नाम रखे। तो हमारे नायकों ने कहा कि नहीं, हम शुद्र नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं और हम अच्छा नाम रखेंगे, हम जनेऊ पहनेंगे, जनेऊ पहनेंगे। जनेऊ का पहनने का रोक था, कोई शुद्ध नहीं पहन सकता था, ब्राह्मण पहन सकता था, क्षत्रिय पहन सकता था, वैश्य पहन सकता था। तो जनेऊ पहनने का उन्होंने आंदोलन चलाया, और ऐसी स्थिति हम सिंह टाइटल रखेंगे, इसका आंदोलन चलाया। इसीलिए नाम है भीम सिंह, इसीलिए भीम सिंह के बाप का नाम है विशंबर सिंह। ये जो आंदोलन था, ये सिंह टाइटल रखने का,
ये समाज सुधार का आंदोलन था। हमारे नायकों ने जो 1906-1912 में ये सब काम किए वो बहुत पूजनीय थे, इतना पूजनीय थे जितना पढ़ाई किया जाए वो कम होगा, जितना पढ़ाई किया जाए। लेकिन समय के साथ समस्या बदल जाती है, समय के साथ समस्या बदल जाती है। अब आज जो है अब आज के युग में आज 100-125 साल के बाद आप क्षत्रिय हैं कि शूद्र हैं कि वैश्य हैं, कौन नाम रखना चाहते हैं, जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, ये कोई रोक है? तो अगर हम अभी जनेऊ पहनो का आंदोलन करें तो यह उचित नहीं होगा। पहनिए चाहे नहीं पहनिए, आपका मन है, पहनिए तो हुई अच्छा, नहीं पहनते तो आपकी मर्जी। लेकिन अभी आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्षत्रिय हैं कि नहीं है इसकी भी कोई जरूरत नहीं। आप पूछो नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकता। और इतना समाज में परिवर्तन हुआ है संविधान के कारण, कानून के कारण, समाजवादी आंदोलन के कारण और नक्सलाइटों के कारण। इतना जो परिवर्तन हुआ है संविधान के कारण, कानून के कारण, राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन के कारण, जिसमें समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी खास तौर पर शामिल है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नक्सलाइटों के कारण भी यह बदलाव आया, यह बदलाव आया। तो अब समय के साथ समस्या बदल, मेरा मूल बात है रंजीत कि समय के साथ समस्या बदल जाती है, इसलिए समाधान का तरीका भी बदल जाता है। अब हमको इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अखिल भारतीय जनमंच क्षत्रिय महासभा जो बाद का दिनों का, हाल का दिनों का, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले, इसके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई एजेंडा नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। शुरू में था और बाद में ये क्षत्रिय महासभा के पास कोई एजेंडा नहीं रहा। और तब मैं जब युवक था, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ ही रहा था, पढ़ के 88 में हम नौकरी में गए और हम सभी महासभा में जाते रहे। जो अखिल भारतीय जनमंच क्षत्रिय महासभा है तो हमको उसमें भी मीटिंग में लोग बुलाता था, क्योंकि हम हीरो थे। जनमंच जाति का होते हुए आपका यह बेटा पटना में एक विश्वविद्यालय में एक रंगदार नेता के रूप में पकड़ी तो हमको महासभा ही बुलाता था। और आरपी सिंह नाम के एक व्यक्ति होते थे, उनका भी एक महासभा बाद में बना, हमको वो भी बुलाते थे। दोनों में मैं जाता था। लेकिन इन दोनों संगठनों का महासभा तो अभी भी चल रहा, आरपी सिंह वाला समाप्त हो गया। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, बस चुनाव आवे और उसका नेता केवल चमचाई करके कि हमको कोई पार्टी टिकट दे दे, राहुल गांधी दे दे, तो कांग्रेस दे दे, उसका कांग्रेस का भी बल था। ऐसी स्थिति में हमने अपने साथियों से विमर्श किया जो मंच पर बैठे हैं, कुछ नीचे भी बैठे होंगे, उनसे विमर्श करके 20 सितंबर 1999 को 20 सितंबर 1999 को हमने चंद्रवंशी चेतना मंच का गठन किया पटना के विधायक साहब ने। और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली हरियाणा में लोग कहते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं रजिस्ट्रेशन के खिलाफ था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका तो परमानेंट उसमें नाम चढ़ता है कि कौन कौन आपके संस्थापक हैं। अब जो हमारे संस्थापक थे कितना लोग हमको छोड़ के चले गए, एक आध आदमी मर भी गए। लेकिन अब ये संगठन है और अब 25 साल पूरा करने लगे। तो जब मैंने 1999 में जनवंशी चेतना मंच का गठन किया तो मैंने कहा ना कि समय के साथ समस्या बदल जाती है, इसलिए समाधान का तरीका बदल जाएगा। तो देखिए ये 1999 का चिट्ठी जो हम देखता है अभी क्या बाबू, जब 12 दिसंबर 1999 को हमने हिसार मानव सम्मेलन किया था, उसकी सफलता के बाद 31 दिसंबर 1999 को हर एक जिला में धरना देना था। इसके लिए ये पत्र लिखा गया। इस पत्र को देखिए, गौर से सुनिए, 2 लाइन सुनिए, ज्यादा नहीं। जब भी हम उस समय की जो समस्या थी, हमने कहा है कि जब समय जैसा आएगा, जब समय उस समय क्या समस्या है उसका निराकरण के लिए हमको आंदोलन करना चाहिए।
तो नेता को ये समझ होना चाहिए कि अभी समाज में क्या होना चाहिए। तो हमने लिखा था सम्मेलन में दिए गए निर्णय के मुताबिक दिनांक 21/12/1999 को प्रखंड कार्यालयों पर, प्रखंड पर हमारा जो वक्तव्य भी था, प्रखंड कार्यालयों पर चंद्रवंशी चेतना मंच की प्रखंड इकाइयों के तत्वावधान में 1 दिवसीय धरना दिया जाए। ये धरना चंद्रवंशी भाइयों को इंदिरा आवास बनाने, सुनिए, हम सभी गरीबों के मकान के लिए चिंतित। अभी इतना उम्र नहीं हुआ था, 1999 में आप याद कीजिए, 62 से हमारा जन्म है, तो 1999 में हम 27 साल के हो, इससे बड़ा नहीं, 27 साल के उम्र में का व्यक्ति इस चंद्रवंशी समाज को, समाज का मार्गदर्शन कर रहा है कि जो धरना हो उसका विषय हो कि इंदिरा आवास बनाने, उसमें लाल कार्ड बनता था, तो लाल कार्ड बनाने और मैट्रिक का फार्म भरते समय, जब मैट्रिक का फार्म भराता है तो आज एजुकेशन से फीस नहीं लगता है, उस समय जिसका 6,000 फीस 6,000 वार्षिक आया था उसी को माफ होता था, बाकी को देना पड़ता था। तो उस आय को सीमा को समाप्त करने के लिए धरना दिया जाए। तो मैंने विकास के लिए हमेशा से अभी ले जाइए ठीक। और जो धरना प्रदर्शन हुआ तो आपको गर्व होना चाहिए कि जो 6,000 की सीमा थी उसी समय समाप्त हो। तो हमने 1999 में चंद्रवंशी समाज का राजनीतिक विकास कैसे हो उसके लिए 12 सूत्री नुस्खा दिया था। इतना कहने का यही था कि महासभा बना, मार्गदर्शन ठीक से शुरू में किया, बीच में नहीं किया, इसीलिए हम चंद्रवंशी चेतना मंच बनाए। और चंद्रवंशी चेतना मंच समाज में राजनैतिक जागरूकता कैसे हो इसके लिए 12 को नुस्खा लिखा। नुस्खा इसलिए इसका नाम है कि डॉक्टर जो ऊर्जा लिखता है उसको उर्दू में नुस्खा बोलते हैं, मतलब इलाज के लिए जो नुस्खा है, तो समाज का जो राजनीतिक रोग है उसको दूर करने के लिए हमने नुस्खा लिखा। अब 25 साल के अनुभव के आधार पर हमने इसको विस्तृत किया। उस समय राजनीतिक जागरूकता पर हमारा जोर था, दूसरे विकास पर भी जोर था, लेकिन कम जोर था। अब इसको चंद्रवंशी समाज के सम्यक विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए, शैक्षणिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, राजनैतिक विकास हो, ये चारों विकास हो, इसके लिए हमने इस सूत्र को 24 सूत्र कर दिया। तो चलिए अब हम सूत्र के बारे में व्याख्या करेंगे। आप पानी पिला ताकि फिर हम सूत्र बताओ। इतना बीच में थोड़ा सा नींद भी पानी पिलाइए बच्चा, तब हम बताते हैं फिर पानी पिला